नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं रियल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो श्री षष्ठी दत्त भट्ट जी की है, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद उन्होंने आदि कैलाश के यात्रा मार्गों में लगातार अपनी सेवा दी और उन कठिन रास्तों पर चलते हुए अपना बेहतरीन समय गुजारा और उन कैंपों में महीनों तक रहे जब परिवार से अपना संपर्क नहीं हो पाता था। आज उनकी कहानी, उनसे बातचीत ज़रूर सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। भट्ट जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वार्ता चल रही थी कैलाश मानसरोवर मार्ग की, तो कई प्रश्न उठते हैं दिमाग में कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम एक पवित्र यात्रा है और जो मानस खंड के अनुसार वर्णित है और हमारे हिंदू रिलीजन में जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित की जाती रही और शुरुआत भी कुमाऊं मंडल विकास निगम ने ही की। और उस यात्रा मार्ग में अब उतने सालों के बीच में क्या परिवर्तन आए हैं, कितना बदलाव हो गया है, लोगों की आस्था कहाँ तक है और क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है। आपके साथ यूँ तो मेरा बहुत पुराना परिचय है, आप कुमाऊं मंडल विकास निगम में बड़े लंबे समय से सेवाएं देते रहे हैं और इस यात्रा मार्ग से भी जुड़े रहे हैं। तो आज रानीखेत में आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो काफ़ी सवाल दिमाग में थे इस यात्रा मार्ग के बारे में, क्योंकि आदि कैलाश की यात्रा का इम्पोर्टेंस और कैलाश मानसरोवर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पंच कैलाशी होना एक सौभाग्य की बात है और उन पंच कैलाश में 3 हिमाचल प्रदेश में है और एक हमारे उत्तराखंड में है और एक तिब्बत यानी कि चाइना में है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आदि कैलाश हमारे यात्रा मार्ग जो अभी खुला था चाइना के साथ कुछ समय पहले, और उसमें आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसी सिलसिले में हम आज अपनी वार्ता करेंगे। तो भट्ट जी, किस सन में आपने ये यात्रा शुरू करी, आप बताएंगे? मैंने ये यात्रा जो है 1984 से स्टार्ट की जी। तो तब मैं हमारा जो पूरा सामान है, हम नैनीताल से सारा राशन पानी भांडे बर्तन इत्यादि लेके चलते थे। हाँ। और 15 दिन पहले हाँ। कम से कम नैनीताल से निकल जाते थे। हम्म। तो धारचूला से सारा सामान घोड़े खच्चरों में लेके अपना स्लीपिंग बैग रुकसैक सारा सामान लेके अपने पीठ में कम से कम 25-30 किलो वज़न हो जाता था। हम लोग चलते थे। तो तवा घाट से हम लोग पैदल यात्रा शुरू करते थे। बाप रे। पहला पड़ाव हमारा पांगू होता था, हम्म। दूसरा सिरखा, हम्म। तीसरा आपका उसमें बिंदाकोटी कहते थे, बिंदाकोटी, जहाँ से फिर 4444 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं लखनपुर। जी। फिर मालपा के बाद बुद्धि, जी। बुद्धि से गुंजी, जी। गुंजी से वाइफरकेट हो जाता था एक रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा को, काला पानी नाबीडांग, जहाँ से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। जी। दूसरा गुंजी से लेफ्ट हैंड साइड को कुट्टी होते हुए जलिंगकोंग, बीच में एक जगह हुड़किया धार पड़ता है जहाँ से आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। जी। वहाँ पर जो हमारा कैंप था 15,300 की हाइट पर, जी। उससे 3 किलोमीटर आगे जाके पार्वती सरोवर के दर्शन होते थे। मैंने तो 1997 में जलिंगकोंग, जो हमारा आदि कैलाश का लास्ट कैंप है, वहाँ पर वो जो पार्वती सरोवर है, तो मैं प्रतिदिन उस मंदिर की सफाई करने जाता था जी। और उस तालाब में डुबकी लगाता था। वाह, उतनी एल्टीट्यूड में आप नहाते थे? बिल्कुल, एक डुबकी लगाता था जी। तो फिर उसके बाद सफाई करके वापस अपना कैंप में आके फिर अपना नाश्ता। बहुत ज़बरदस्त बात है। सन 1984 से आप इस यात्रा में जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए भी सौभाग्य है और मेरे ख्याल से आप अपने जीवन में इन अनुभवों को हमेशा समेटे रहेंगे और लोगों के लिए प्रेरणा भी होगी। तो आज जो है इन यात्रा मार्गों में इतना बदलाव हुआ है, जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ पे मोटर रोड बन गई है और लोग जो हैं कैलाश, ये आदि कैलाश की जो यात्रा है उसे एक पिकनिक की तरह मानने लगे हैं।
तो आपको कैसा लगता है कि वो जो पुराने यात्रा मार्ग सही थे या अभी सही हैं, या क्या आप सोचते हैं इस विषय में? अगर यूँ माने तो जो मज़ा हमारे पुराने पौराणिक रास्ते से जाता था, जी, पैदल मार्ग से हम लोग जाते थे, जी, उसका आनंद ही कुछ और था। जी, आज तो एक प्रकार से पिकनिक होगी, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से वापस आ रहे जी, हैं। उस समय जब हम जाते थे तो टेंट लगाते थे और टाट की लैट्रिन बनाते थे, जी, कच्चे उसमें जाते थे, जी, 10-15 यात्री मुश्किल से होते थे, जी, तो उसमें भी बड़ा भारी लगता था। जी। लेकिन आज उसकी अपेक्षा पूरे संसाधन हो गए हैं, डनलप के गद्दे हो गए हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हर सामान। पहले हम क्या करते थे, सामान शुरुआत में ले गए, लास्ट में वापस नैनीताल लाते थे। बाप रे! जब बरसात का मौसम होता था, पहाड़ियाँ टूटती रहती थी, कभी कभी तो धारचूला से ही भी पैदल हम लोग कितनी बार गए। बाप मेरा तो इस रूट में ये है कि कोई भी कैंप ऐसा नहीं छूटा है जहाँ मैं नहीं रहा हूँ। जी, सन 84 से 2018 तक लगभग लगभग लगातार। और पहले हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट बैच के साथ सारे कैंप इंचार्ज जितने होते थे, हम लिपू पास तक जाते थे। हुँ, लिपू पास से फिर वापस आते थे। 4 महीने हम लोग, पांगू वाला भी नीचे धारचूला नहीं उतरता था। 4 महीने साथी। कितनी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 4 महीने आप दीन दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होकर के वहाँ रहते थे। जहाँ पे न कोई कम्युनिकेशन है, जहाँ पे न घर परिवार है, और आपको सिर्फ़ पर्यटकों की सेवा करनी है। आपके अंदर उस वक़्त तो सिर्फ़ आध्यात्मिक तरीके से ही आप रह सकते हैं, क्योंकि आपको एक तो ड्यूटी भी करनी है, दूसरा आपको उस माहौल में भी रहना है जिसमें आप रहे नहीं हैं। ये एक बहुत कठिन समय हुआ करता था, तो आपको कैसा महसूस होता था उस टाइम? हम जब 4 महीने घर से बाहर रहते थे, जी, तो उस समय कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। हाँ, एक चिट्ठियाँ वो होती, तो हम लोग पोस्ट कार्ड लेके जाते थे जी, घर से ही। जी, तो धारचूला से ही लिखना स्टार्ट कर देते थे। हाँ, तो रोज एक एक चिट्ठी लिखे, ताकि हम लोग जिस दिन कैंप में पहुंचेंगे, पीछे से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद हमें वो घर से रिप्लाई आ जाता था। रिप्लाई आ जाता था। फिर धीरे धीरे सैटेलाइट फ़ोन मिल गए। हुँ, फिर 90 रुपया पर मिनट हम लोग कभी कभी बात करते थे। उसमें तो घरों में भी नहीं होता था, जी, अड़ोस पड़ोस से जी, लोगों के संपर्क में रहते थे, हाँ, तब बात होती थी। हाँ। वही सब सब आपका में। प्रकृति से बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है, और मैं समझ सकता हूँ कि जिन कैंप में आप रहे हैं वो बहुत एल्टीट्यूड में स्थापित हुआ करते थे, और उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जहाँ तक मैं समझता हूँ वेदर कंडीशंस के अलावा भी राशन, पानी, हर चीज़ की एक समस्या थी। फिर अपने को भी नहीं देखना होता था, ग्रुप को देखना होता था। तो इस चीज़ में आप ये बता पाएँगे कि कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाया करती थी, तो उस वक़्त आप कैसे हेल्प करते थे लोगों की, या क्या करते थे? आपने जो अभी बताया कि कभी किसी की तबीयत खराब हुई, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। शायद 1993 सन था। तो आदि कैलाश के कुट्टी कैंप में हमारे एक कुक हुआ करते थे, जी, कृपाल दत्त पांडे जी। जी, तो उनकी वहाँ पर तबीयत खराब होगी, जी, जबकि मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पर थे, हाँ, लेकिन दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, जब उस समय कोई ऐसा संचार का साधन भी नहीं था, तो आईटीबीपी का एक जवान आया, शाम को लगभग अंधेरा होने का को था। हुँ, तो उसने कहा, भट्ट जी आपके कुक की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उनका ये मैसेज है हुँ, कि आप यहाँ आके आ जाइए, और मैं अपने घर का कुछ हिसाब किताब आपको बता दूँ। हुँ, अगर मैं यहीं पर मेरी मृत्यु होगी, तो मेरी डेड बॉडी घर मत ले जाना, काला पानी में मेरी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार बाप रे! कर देना। ठीक हो गया। अब फिर हमें तैयारी करते करते रात को 10 बज गए। हाँ, एक कंडारी जी फार्मासिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं भाई चलते हैं। जब कुछ लोगों ने कहा कल जाएंगे, उन्होंने कहा जब मर जाएगा आदमी तब जाओगे। तब जाओ। तो इसलिए रात को निकले हम। हाँ, तो खाना ना भी नहीं खाया था। 1:30 बजे रात हुँ, नम्फा में हमने वो दुकानदार को उठाया, वहाँ पर चाय पी। हुँ, 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 फिर हम जब जैसे ही वहाँ पहुँचे कैंप में, लैंप जली हुई थी, जी, लालटेन। जी, तो हमने वो देखा कि वो मछली की तरह तड़फ रहा है। अरे बाप रे! वो कंडारी जी जो फार्मासिस्ट थे, बहुत अनुभवी हुँ, थे। हुँ, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार मैं तो नली भी नहीं है, मैं तो इनका पानी निकालता, इनका तो हुँ, अल्सर फट गया है। ओफ़ो! फिर आईटीबीपी में गए, हाँ, वहाँ से नली लाए। हाँ, तो सुबह 6 बजे तक उन्होंने एक स्टील के जग में हुँ, वो निकाल दिया था, तो उनका तो हरा हरा पानी। अरे बाप तो रे! 2 घंटे बाद उन्होंने मेरे को पहचाना।
फिर हमने स्ट्रेचर में लेके उनको गुंजी लाए, तो फिर पूरा इलाज उनका निगम के खर्चे से हो गया। वो व्यक्ति आज भी उससे जवान लगता है। बहुत बढ़िया। तो वो एक तरीके से स्पिरिचुअल रूट है और उसमें कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और हर एक आदमी के अलग अलग अनुभव होते हैं। जब क्या होता था कि जब आप माउंटेन में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, वेदर कंडीशन जब ख़राब होती हैं, तूफान या पत्थर गिरने लगते हैं, तो उस वक्त दिल के अंदर घबराहट भी होती है कि अब इनसे कैसे बचा जाए, या कभी आप रात को गलती में फंस गए हों और आपको अंधेरे में ट्रैक करना पड़ रहा हो, नीचे से नदी, काली नदी का शोर हो, और आपको इस तरीके से अपने साथ अपने और लोगों को भी ले जाना पड़े। तो आप ऐसे कोई अनुभव हैं आपके? आपको मैं ये बताऊं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, हमें चोट लगेगी, हाँ, लेकिन हम लोग उसको शिव जी का प्रसाद समझ के चलते बने। मतलब कभी दिमाग में आया ही नहीं जी, कि हम लोगों को चोट पटक लगेगी, क्या होगा, कैसा होगा। हमने बिल्कुल कभी अपने नहीं को, सोचा। क्योंकि हमारे साथ जैसे हम ऊपर नीचे जाते थे जी, तो कम जी। से कम 40-50 लोग होते थे। हाँ। अपने का तो ध्यान ही नहीं रहता, दूसरे का ध्यान हमें रखना पड़ता था। अब उसी उसमें हाँ, 1998 में मालपा कांड हो गया। जी, मालपा कांड। तो जब मैं एक बैच को ले गया था तो दूसरे बैच को, 9वें बैच को वापस ला रहा था। जी, तो तब ये शेड्यूल होता था कि जो गुंजी से बैच चलेगा वो हाँ, बुद्धि में लंच करके नाइट होल्ट करेगा मालपा में। मालपा। मालपा वाला आएगा बुद्धि में। हाँ, तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि शायद हम लोगों के ग्रुप को बचना होगा, हुँ, तो लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो गया, हुँ, तो उसमें पद्मेश शर्मा जी और हाँ, विनोद लोहनी जी हाँ, और ये कैंप में जलाल जी, ये जलाल, लोग हुए। हाँ, तो उस ग्रुप ने, जैसे ही मैं 46 में पहुंचा, क्योंकि मेरे साथ एक मिस्टर गांधी करके थे जी, जिनको पल्मोनरी ओडिमा हो गया था, अच्छा। तो उनको कुर्सी में लेके आ रहे थे हम लोग। अरे बाप रे! कुर्सी में बांध के बात 4 के। आदमी हाँ, ऊपर हाँ, नीचे करके हाँ, आ हाँ, रहे थे। हाँ, हाँ, तो 46 से जैसे ही वहाँ बात हुई बुद्धि में, हाँ, तो जोशी जी हुआ करते थे हमारे मनाण के, हुँ, वो हेड ऑपरेटर मैकेनिक। जी, उन्होंने कहा भट्ट जी आराम से आइए, क्योंकि जो बैच था नीचे वाला वो नहीं आ रहा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है। हुँ, हुँ, तो आप लोग अब आराम से आइए, क्योंकि आपके साथ मरीज है। मरीज़ भी है। तो मैं बड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने कहा चलिए अब हुँ, आगे नहीं जाना है। हाँ, तो किसको मालूम था कि कि उसी रात ये घटना घट बाप जाएगी। रे! तो सुबह जैसे ही हमने वो लगाया, बैच आगे बढ़ा दिया था। हाँ, आपको तो मालूम है कि वो सामने से ऊपर का रास्ता था, नीचे बिल्कुल, नीचे वाला बंद था। बंद था। तो जैसे ही वो, मैं तो चला भी नहीं था, मैंने हुँ, मिस्टर गांधी को वो पोर्टरों के सहारे उसको आगे बढ़ाया, हुँ, तो आगे से भगदड़ मच गई। हुँ, भगदड़ मची, सारे लोग आए। तो मैंने कहा जोशी जी सेट खोलिए। तो हुँ, सेट उन्होंने खोला, तो उन्होंने कहा पूरा मालपा दब गया है, कल रात ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हम लोगों ने रात जंगल में बिताई। क्योंकि वो अच्छा, इसलिए, वो वायरलेस वाले और हुँ, मेडिकल वाले इसलिए बच गए, उनका रहना दूर था। दूर होता था। हुँ, जबकि वो रात नाराज हो रहे थे, बताते हैं कि हुँ, आप लोगों ने 1 किलोमीटर दूर हमारी व्यवस्था कर व्यवस्था रखी है, करी है। अंधेरे में कैसे जाएंगे, हुँ, लेकिन हुँ, उनको बचना होगा। बचना होगा। तो दूसरे फिर तुरंत हम लोगों ने जैसे यात्रियों को कहा, उनको बैठाया, हुँ, तब जाके एक 60-65 लोगों की रेस्क्यू टीम बनाई। बाप रे! तब जाके हम लोग फिर मालपा आए। मालपा पहुंचते ही जैसे देखा, तो पूरा पहाड़ जो है वो डस्ट से भरा हुआ था, क्योंकि जब वो हाँ, फटा हुँ, तो पूरा ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई सीमेंट का जैसा वो पूरा। जी, थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होगी तो रपटन होगी। हाँ, बड़ी मुश्किल से वहाँ गए। तो हम लोग गिरधर मंडाल, हम जी, लोग जो हैं हाँ, प्रत्यक्षदर्शी हैं, पहले हम लोग पहले पहुँचे। आप लोग गए। फिर हमने कुछ वो डेड बॉडी को किनारे करने की कोशिश की, तो वहाँ पर पोस्ट कमांडर थे कोई शिव सिंह जी थे। हुँ, 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 तो उन्होंने कहा यार ऐसा मत करिए, कुत्ते परेशान कर रहे हैं, हुँ, आप लोग इनको रहने दीजिए, हम हुँ, इनकी व्यवस्था करेंगे। हुँ, फिर हम आईटीबीपी कैंप में आए तो कुछ 5-6 इंजर्ड लोग थे। हुँ, हुँ, फिर 2 लोगों को, एक कुमन सिंह था जिसकी श्रवण शक्ति खत्म हो गई थी हुँ, उस आवाज़ से। हाँ, हाँ, तब वो कहते मैं बाहर जैसे ही आया तो हवा का ऐसा झोंका लगा, हाँ, मुझे दीवार में उसने पटक दिया। पटक दिया। तो फिर उनको लेके हम लोग बुद्धि आए। हुँ, बुद्धि से फिर बुद्धि में 2 दिन रहे। उसके बाद फिर वापस गुंजी है, 10 दिन गुंजी रही। हुँ, हुँ, क्योंकि रोज़ ऐसा होता था, लाइन लगती थी, हुँ, हेली आ रहा है आ रहा है, फिर मैसेज आ जाता था कि 46 पैक हो नहीं गया, हो रहा है, फिर वापस चले जाते थे। ऐसे ही 10 दिन निकाले। बाप रे! तो राशन पानी भी ख़त्म हो गया था। हुँ, मतलब मैंने कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें से एक मुट्ठी दाल भी मिली तो वो भी मांग के वो लाया, भी लेकिन माँग लोगों ने दिया।
दिया उस वक्त। बहुत मदद की। हम्म, और वहाँ के ग्राम प्रधान बहुत बुजुर्ग आदमी हुआ करते थे, चिरन सिंह काकू हम उनको हाँ कहते थे। हाँ हाँ तो उन्होंने इतनी मदद की, इतनी हाँ। मदद की, जिसका कोई वो नहीं है। ये तो आपके ज़बरदस्त अनुभव रहे हैं इस यात्रा के, और आपने काफ़ी लोगों की मदद भी की है, और ये इस यात्रा में, और आपका बचने का भी एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही आप कह सकते हैं। उसमें हमारे साथ के भी कई लोग, मतलब आज भी हमें लगता नहीं है कि वो लोग नहीं है, आज भी मतलब हमें फीलिंग होती है कि वो लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उनके शरीर तो देखे नहीं। देखिए नहीं। तो जब तक नहीं देखे तो तब तक लगता ही है कि भाई कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना अब तो रहती नहीं है। तो आपके ज़बरदस्त अनुभवों के साथ भट्ट जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपको अब कैसा लगेगा अगर आप इस यात्रा मार्ग में जाएंगे, क्या फील करेंगे आप? देखिए, आने जाने के हिसाब से तो कहिए, जहाँ हमको पहले कम से कम 10-12 दिन दिन लगते थे, लगते थे। आज वहाँ 4 दिन में धाटुला टू धाटुला लुटरा फेरी हो जाएगी। हम्म, लेकिन वो आनंद गाड़ी में हमें नहीं आएगा जो पैदल आता था। बिल्कुल। और जो पैदल, मैं तो आज भी सोचता हूँ, अगर मुझे मौका लगेगा, हम्म, मैं फिर वही पुराने रास्ते से जाऊँगा अपने 2-4 साथियों के साथ, और वहाँ का उस प्रकृति का नज़ारा लेंगे, और पुरानी यादें जो सन 84 की थी, वो फिर दोबारा याद करेंगे। कितनी अच्छी बात है जो आपने इन यादों को अभी हमारे साथ शेयर किया। उत्तराखंड में पर्यटन की अनेक संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, और जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, हमें उनके अनुभवों से फ़ायदा उठा करके इन ट्रैकिंग मार्गों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का पर्यटन विकसित हो सके। थैंक्स अ लॉट भट्ट जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये धन बातचीत करके। धन्यवाद।